हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूटेशन है, इसे हम हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड क्या होता है, यानी आनुवांशिक कोड क्या होता है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूटेशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, म्यूटेशन क्या होता है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम समझने वाले हैं। देखिए, म्यूटेशन की जो खोज की थी यानी सिद्धांत था, वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ह्यूगो डी व्राइज ने दिया था। और इन्होंने सबसे पहले किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? ओरियोथेरा लेमार्किना पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये वैज्ञानिक नाम है, सिंपलिस्ट नाम है इवनिंग प्राइमरोज। ये पीले रंग का एक पौधा होता है, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ओके, तो ह्यूगो डी व्राइज ने क्या किया था? म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, खोज की थी। और कौन से पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? ओरियोथेरा लेमार्किना पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। म्यूटेशन क्या होता है? सिंपल सा है म्यूटेशन। देखिए, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए एक होता है पूरा का पूरा, और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो क्रम से लगे हुए होते हैं। यदि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, टी की जगह ए आ जाता है, ए की जगह टी आ जाता है। यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है? म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। यानी थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में तो म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है? एक डीएनए है। यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर थाइमिन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर। यदि ये सामान्य मनुष्य में है, ठीक है, सामान्य मनुष्य में यदि ये डीएनए है, ठीक है, सामान्य मनुष्य में डीएनए है, यदि यहाँ पर जी की जगह टी आ जाता और टी की जगह जी आ जाता तो क्या हो गया? ये म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना म्यूटेशन कहलाता है और इसके कारण जीनोटाइप, फेनोटाइप बदल जाते हैं। देखिए, जीनोटाइप को हम क्या कहते हैं? जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं, और फेनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ही चेंज हो जाएगा तो जीनोटाइप, फेनोटाइप भी बदल जाएगा। जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाता है, उनके अनुक्रम, उनके क्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण जीनोटाइप, फिनोटाइप भी चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? ये अधिकतर अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी का क्या मतलब होता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। अप्रभावी का मतलब हो गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, ये दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ठीक है, ऐसे जाते हैं। ये अप्रभावी होते हैं, ये अधिकतर अप्रभावी देखे गए हैं। अब हम देखने वाले हैं कि म्यूटेशन को सर्वप्रथम किसने देखा था। देखिए, म्यूटेशन को सर्वप्रथम 1791 ईस्वी में इंग्लैंड के किसान थे। देखिए, जो सन 1791 है ये ध्यान में रखना है। और इंग्लैंड के जो किसान थे जिसका नाम था सीथ राइट था, और इन्होंने सर्वप्रथम म्यूटेशन को देखा था। देखिए, किस प्रकार से इन्होंने म्यूटेशन को देखा था, यानी उत्परिवर्तन को देखा था। देखिए, जब ये अपनी भेड़ को एक झुंड में ले जा रहे थे तो एक जो भेड़ थी उसकी टांगें अन्य भेड़ों से छोटी थी। ठीक है, जो एक भेड़ थी उसकी जो टांगें थी वो अन्य भेड़ों से क्या थी? छोटी थी। देखिए, यहाँ पर यही बात लिखी है। जब ये भेड़ के झुंड को ले जा रहे थे, सीथराइट जो किसान थे ये अपने भेड़ के झुंड को ले जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक भेड़ छोटी टांग वाली है, एक भेड़ क्या है? एक छोटी टांग वाली है। फिर बाद में पता लगाया गया, जो ह्यूगो डी व्राइज थे इन्होंने पता लगाया कि किस कारण ये भेड़ की छोटी टांग है। ठीक है, अन्य भेड़ों से किस प्रकार से ये छोटी टांग हो गई है, तो इन्होंने कहा कि ये म्यूटेशन हो गया है, जीन में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ये जो भेड़ है इसकी टांगें छोटी हो गई हैं। फिर बाद में जो ह्यूगो डी व्राइज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस भेड़ का नाम क्या रख दिया था? एनकॉनशिप नाम रख दिया था।
फिर जो ह्यूगो डी ब्राइज थे, जब उन्होंने पता लगा लिया था कि जो ये म्यूटेशन के कारण ये छोटी टांग वाली भेड़ आ गई है, तो उन्होंने इस भेड़ का नाम रख दिया था एनकोनसिप नाम रख दिया था। ठीक है, देखिए एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। सन 1791 ईस्वी में इंग्लैंड के एक किसान थे जिनका नाम था सीथ राइट था, और इन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को देखा था। जब ये अपने भेड़ के झुंड को ले जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो एक भेड़ की टांग है वो अन्य भेड़ों से छोटी है। इस किसान की कहानी यहीं तक है। और फिर बाद में जो ह्यूगो डी ब्राइज नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत तरह के प्रयोग किए। ठीक, इसमें से एक प्रयोग था इवनिंग प्राइम रोज पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि जो छोटी टांग वाली जो भेड़ थी, छोटी टांग वाली जो भेड़ थी, उसमें ऐसा क्या हो गया कि ये छोटी टांग वाली हो गई। फिर उन्होंने देखा कि इसके डीएनए में चेंजेस आ गए हैं, इसके डीएनए में म्यूटेशंस आ गया है, जिसके कारण इसकी जो टांगें हैं वो अन्य भेड़ों से छोटी हैं। ठीक है, फिर इन वैज्ञानिक ने, ह्यूगो डी ब्राइज वैज्ञानिक ने इस भेड़ का नाम दे दिया था एनकोनसिप नाम दे दिया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए अब हम देखने वाले हैं म्यूटाजेंस यानी उत्परिवर्त जन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? उत्परिवर्त जन कहते हैं। यानी म्यूटाजन की जगह यस लग जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्त जन कहते हैं। जो क्या करते हैं, ये म्यूटेशंस को उत्पन्न करते हैं, म्यूटेशंस को उत्पन्न करते हैं, डीएनए में परिवर्तन लाते हैं। म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस क्या करते हैं? डीएनए में परिवर्तन लाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं। जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, उसे हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए म्यूटाजेंस को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक उत्परिवर्त जन यानी फिजिकल म्यूटाजेंस, इसे हम शारीरिक उत्परिवर्त जन भी कह सकते हैं, और केमिकल म्यूटाजेंस यानी रासायनिक उत्परिवर्त जन। ठीक है, ऐसे कौन से रासायनिक पदार्थ हैं जिसके कारण डीएनए में चेंजेस आ जाता है, डीएनए में म्यूटेशंस आ जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल म्यूटाजेंस, ऐसे कौन से भौतिक उत्परिवर्तक जन हैं जिसके कारण डीएनए में चेंजेस आ जाता है, डीएनए में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे कौन से भौतिक उत्परिवर्तक जन हैं, और ऐसे कौन से केमिकल उत्परिवर्तक जन हैं, यानी केमिकल म्यूटाजेंस ऐसे कौन से हैं जिसके कारण डीएनए में उत्परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस को दो भागों में बांटा गया है। रेडियंस, रेडियंस का क्या मतलब हो गया है? विकिरण, विकिरण का क्या मतलब हो गया है? जो किरणें आती हैं, जो किरणें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियंस कहते हैं यानी विकिरण कहते हैं। और अगला हमारा है तापमान यानी टेम्परेचर के द्वारा भी डीएनए में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियंस क्या होते हैं। देखिए रेडियंस को भी दो भागों में बांटा गया है। रेडियंस जो किरणें होती हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है, आयोनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग के अंतर्गत कौन सी ऐसी किरणें आती हैं जिस किरणों से डीएनए में उत्परिवर्तन आ जाता है? तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज यानी एक्स किरणें। ठीक है, तो ये सभी किरणों के नाम हैं। आदि बहुत सारी जो किरणें होती हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बदल देती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज जो ये किरणें होती हैं, यदि ज़्यादा देर तक शरीर में रहती हैं, यदि ज़्यादा देर तक यदि इनका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है तो क्या हो जाता है? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें चेंजेस आ जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ओके, और अगला है नॉन आयोनाइजिंग यानी परावैंगनी किरणें। देखिए जो परावैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से निकलती हैं, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमें संपर्क में नहीं रहना चाहिए, ताकि इससे भी म्यूटेशन उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि रेडियंस कौन कौन सी होती हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग परावैंगनी किरणें और आयोनाइजिंग अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है तापमान यानी टेम्परेचर के द्वारा भी डीएनए के सीक्वेंस बदल जाते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? जिससे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं उसमें क्या हो जाता है? वो टूट जाते हैं, इसलिए डीएनए क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। देखिए इस तरह से जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से और ग्वानिन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन बंध हैं ये टूट जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? थाइमिन की जगह एडिनिन आ जाता है। ठीक है, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? एडिनिन आ जाता है, और एडिनिन की जगह क्या आ जाता है? थाइमिन आ जाता है।
तो ये क्या हो जाता है, क्रम बदल जाता है, इधर उधर चले जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ठीक है। तो यदि तापमान बढ़ता है तो हाइड्रोजन बंध ढीला पड़ जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो बदल जाता है, सीक्वेंस बदल जाता है और म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो तापमान में आपको ये देख लेना है कि इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है तो डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, जिसके कारण डीएनए जो होता है वो अस्थायी हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक उत्परिवर्तजन यानी केमिकल म्यूटाजेंस। ऐसे कौन से केमिकल हैं जिसके कारण म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 जो केमिकल हैं, जो मुख्य केमिकल हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे रासायनिक म्यूटाजेंस होते हैं। तो देखिए पहला है 5 ब्रोमो यूरेसिल, दूसरा है एकाइलेटिंग एजेंट, और तीसरा है नाइट्रस एसिड, और चौथा है फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है। तो इनकी यदि मात्रा यदि हमारे शरीर में चली जाएगी, 5 ब्रोमो यूरेसिल, एकाइलेटिंग एजेंट, नाइट्रस एसिड और फिनॉल, यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है तो ये डीएनए के सीक्वेंस को बदल देते हैं, डीएनए के क्रम को बदल देते हैं। यहाँ पर आपको 4 नाम है, अच्छी तरह से याद कर लेना है कि रासायनिक उत्परिवर्तजन कौन से हैं, केमिकल म्यूटाजेंस कौन से हैं जिसके कारण डीएनए में उत्परिवर्तन आ जाता है, डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है। पहला है 5 ब्रोमो यूरेसिल, दूसरा है एकाइलेटिंग एजेंट, तीसरा है नाइट्रस एसिड यानी अम्ल, और चौथा है फिनॉल। यदि हमारे शरीर में चले जाते हैं तो म्यूटेशन उत्पन्न कर देते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें उनका जो क्रम होता है वो चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं रासायनिक उत्परिवर्तजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना क्या क्या है, भौतिक उत्परिवर्तजन यानी फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस, और फिजिकल म्यूटाजेंस को 2 भागों में बांटा गया है, रेडियंस और टेम्परेचर, और रेडियंस को 2 भागों में बांटा गया है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, और तापमान यहाँ पर आप लिख देना है। और केमिकल म्यूटेशंस कौन से हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से माइंड में बैठा लें, ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है जीन उत्परिवर्तन, यदि जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाता है जीन उत्परिवर्तन। और दूसरा है गुणसूत्र उत्परिवर्तन, गुणसूत्र में यदि कोई उत्परिवर्तन हो जाता है तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरा देखेंगे गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या होता है, फिर हम बाद में जीन म्यूटेशन को देखेंगे। तो देखिए ये भी 2 भागों में बांटा है। देखिए यहाँ पर पहला है डिलीशन यानी विलोपन, दूसरा है इन्वर्जन यानी उलटना, और तीसरा है डुप्लीकेशन यानी प्रतिलिपि द्विगुणित होना, और चौथा है ट्रांसलोकेशन यानी अनुवादन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान जाना, और प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन मतलब एक चीज डबल हो जाना, डुप्लीकेशन कहलाता है। और इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उलटना यानी गुणसूत्र उलट जाता है, ठीक है। और डिलीशन मतलब विलोपन, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है एक चीज को लुप्त कर देना, किसी भी चीज को लुप्त करना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। यानी जो गुणसूत्र के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं उनको लुप्त करना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। तो अभी हम समझेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर क्या है, जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन में 2 भागों में बांटा है, पॉलीप्लाइडी यानी बहुगुणित, और दूसरा है एनीप्लाइडी यानी असगुणित, ठीक है। तो हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे डिलीशन, इन्वर्जन और डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे हेडिंग डिलीशन। डिलीशन क्या होता है, यानी विलोपन, एक चीज को लुप्त करना, डिलीट करना, ठीक है। गुणसूत्र का एक भाग डिलीट हो जाना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने एक सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर मान लेते हैं एक क्या है, गुणसूत्र है, पूरा का पूरा गुणसूत्र है, और यहाँ पर हमने कोडांश लिख दिए हैं। 3 का कोडान होता है, मैंने आपको बताया था अनुवांशिक कोड में, ठीक है। तो ये कोडांश हम मान लेते हैं। तो ये देखिए ABC ये कोडान हो गया, DEF ये कोडान हो गया, GHI ये कोडान हो गया। यहाँ पर डिलीशन में क्या लिखा हुआ है कि गुणसूत्र का एक भाग डिलीट हो जाना। यदि ये गुणसूत्र का एक भाग यदि डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमने भाग क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया। तो ये ABC और GHI बच जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है ABC और GHI बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि डिलीशन का क्या मतलब होता है, विलोपन, एक गुणसूत्र का भाग डिलीट हो जाना। कोई सा भी आप कर सकते हैं, एक गुणसूत्र का भाग डिलीट हो जाना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, गुणसूत्र का सेगमेंट का क्रम जो होता है वो उलट पलट हो जाना। देखिए बात को समझिए यहाँ पर कि गुणसूत्र का जो सेगमेंट होता है यानी जो क्रम होता है वो उलट पलट हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। देखिए एक सिंपल सा हमने क्रोमोसोम्स ले लिया है, नॉर्मल में होता है ABC और DEF और GHI, ठीक है। ये इसके कोडांस यहाँ पर हमने मान लिए हैं
और यदि इसका इन्वर्जन हो जाए यानी उलट पलट हो जाए तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर आ गया ABC, ठीक है, और यहाँ पर GHI ये कोडन यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, उलट पलटना। और देखिए यहाँ पर लिखा है उलटना क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो देखिए हमने गुणसूत्र को उलट दिया है और इस तरह का गुणसूत्र बन गया है, ठीक है। तो ये इन्वर्जन कहलाता है। और तीसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक चीज डबल हो जाना, एक चीज तो है वो डबल हो जाना, डुप्लीकेशन कहलाता है। देखिए इस तरह से गुणसूत्र का एक सेगमेंट डुप्लीकेशन करके वापस उसी क्रोमोसोम्स में जुड़ जाता है। देखिए ये वाला जो गुणसूत्र है, ठीक है, सिंपल गुणसूत्र है ABCDEFGHI, ठीक है, ये कोडान है। और यहाँ पर जो DEF कोडान है ये डुप्लीकेशन हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये इसी में जुड़ जाएगा। तो किस तरह का गुणसूत्र बन जाएगा, इस तरह का गुणसूत्र बन जाता है। तो इसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। और इन सब में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। डिलीशन में भी हो रहा है, इन्वर्जन में भी हो रहा है और डुप्लीकेशन में भी म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। और 4 यहाँ पर दिए हैं, चारों में म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो इसमें भी म्यूटेशन हो गया है, D फिर से जुड़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DEF और DEF, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है डुप्लीकेशन में, ठीक है, डबल हो गया है। जो कोडांस होते हैं वो डबल हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यानी अनुवादन क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो देखिए गुणसूत्र का यदि एक सेगमेंट, एक कोडान दूसरे स्थान पर चला जाता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। देखिए ये क्या है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम से, ठीक है, आप सीधा भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया है ABCDEFGHI, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, इसमें जो ये वाला कोडान से ये यहाँ पर आ गया है और ये वाला यहाँ पर चला गया है, क्या हो गया है, ट्रांसलोकेशन हो गया है। इसने अपनी लोकेशन चेंज करके यहाँ पर आ गया है और ये वाला यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो GHI है ये पहले आ गया है, ये कोडान, और ABC है ये यहाँ पर आ गया है। तो क्या हो गया है, ट्रांसलोकेशन हो गया है। कोडांस ने अपना जो स्थान है, अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCDEF और GHI, ऐसा रहना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है, अपना स्थान इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये ट्रांसलोकेशन हो गया है और जिसके कारण क्या हो गया, म्यूटेशन उत्पन्न हो गया है। देख सकते हैं आप ABCDEFGHI, यहाँ पर GHI पहले हो गया है और ABC यहाँ पर आ गया है। तो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा है, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन क्रोमोसोम्स हो गया है। जो ट्रांसलोकेशन इसमें हो गया है और ये म्यूटेशन क्रोमोसोम से इसमें उत्परिवर्तन आ गया है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पर दिया गया है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दिया गया है पॉलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। जीनोमिक म्यूटेशन में दिया गया है पहला पॉलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी को बहुगुणित, एन्यूप्लाइडी को असुगुणित, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के पूरे सेट में वृद्धि हो जाती है, गुणसूत्र का पूरा सेट बढ़ जाता है। अभी हम आपको सेट बताएंगे क्या होता है सेट। और इसमें गुणसूत्र अलग अलग नहीं हो पाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र अलग अलग नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण पूरा सेट बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लाइडी कहते हैं, यानी इसे हम हिंदी में बहुगुणित कहते हैं। और ये ज्यादातर किसमें होता है, प्लांट में होता है, यानी पौधों में होता है। देखिए मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसे हम 2n भी कह सकते हैं। और 23 को यदि हम आधा आधा कर दें अलग अलग तो एक n हो जाता है, 23 एक तरफ 23 एक तरफ। तो एक n यहाँ पर लिख दिया, 2n प्लस n क्या हो गया, 3n ट्रिप्लाइडी जिसे हम कहते हैं। यदि मानव का 23 जोड़ा यहाँ पर रखा जाए, 23 जोड़ा यहाँ पर रखा जाए तो पूरा सेट यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर आधा सेट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो सेट ही रहा है। तो 2n प्लस 2n 4n टेट्राप्लॉइडी हो जाता है। देखिए इस तरह से, देखिए पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, देखिए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि हम इसे कहें तो 23 जोड़ी कह सकते हैं, ठीक है। और 2n भी कह सकते हैं, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं, डिप्लाइड भी इसे हम कह सकते हैं। मानव में जो गुणसूत्र होते हैं 46, उसे हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं और डिप्लाइड गुणसूत्र कह सकते हैं। तो 23 जोड़ी को यदि हम अलग अलग करें तो 23 बन जाता है, यानी एक n यहाँ आ जाता है और 23n एक ये होप्लाइड बन जाता है, यानी अगुणित बन जाता है। तो एक ये सेट हो गया और एक ये सेट हो गया और इसे भी हम सेट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये यदि बढ़ जाए या ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए तो हम पूरा का पूरा सेट ही मानेंगे। पहले सामान्य मनुष्य को देख लेते हैं। तो देखिए पहले सामान्य मनुष्य की बात करते हैं, फिर हम आपको आगे समझाएंगे। देखिए सामान्य मनुष्य में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, 23 जोड़ी है, पूरा का पूरा सेट यहाँ पर है, ठीक है। और यदि इसका कोश का विभाजन होगा, यानी यहाँ पर ये 2n है, आप कह सकते हैं द्विगुणित है ये, तो इसका कोश का विभाजन होगा तो एक गुणसूत्र यहाँ पर आ जाएगा, एक गुणसूत्र यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर n, एक यहाँ पर, ये क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है यानी अगुणित है, ठीक है। ये दोनों n मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र बन जाते हैं,
पूरा संतान बन जाता है। अच्छी तरह से एक एन यहाँ पर आ जाएगा, एक एन तो जोड़कर 2n बन जाएगा। तो ये सामान्य मनुष्य में होता है। क्या होता है, आधा आधा गुणसूत्र चला जाता है, 23 जोड़ी होते हैं और आधे यहाँ चले जाते हैं, आधे यहाँ, 23 यहाँ पर आ जाते हैं, 23 यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक नया संतान बनाते हैं जिसे हम द्विगुणित कहते हैं, या आप कह सकते हैं ये 23 जोड़ी गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं और इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है, समझ जाना। ये नॉर्मल मनुष्य में होता है। इस मनुष्य में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र सेपरेट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग गुणसूत्र नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखिए 23 जोड़ी का पूरा ये सेट है यहाँ पर, इसे हम द्विगुणित कह सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, 23 जोड़ी गुणसूत्र है। मान लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, 46, 46 भी आप कह सकते हैं, 2n भी कह सकते हैं, और ये पूरा का पूरा सेट होता है। ठीक है, यदि ये अलग अलग यहाँ पर होंगे, देखिए यहाँ पर यदि एक गुणसूत्र यहाँ पर आता है, एक गुणसूत्र यहाँ पर होता है, तो क्या हो जाता है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें क्या हो गया, इसमें मियोसिस होते समय क्या हो गया है कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आ गया, सेट आ गया, पूरा का पूरा सेट। 23 जोड़ी यहाँ पर आ गया, 23 जोड़ी यहाँ पर आ गया, पूरा का पूरा सेट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेट। नॉर्मल मनुष्य में क्या होता था, यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाता था, एक यहाँ पर आ जाता था, और बाद में मिलकर द्विगुणित आ जाते थे, 23 जोड़ी आ जाते, नॉर्मल संतान बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेट आ रहा है। 46 गुणसूत्र थे तो 46 गुणसूत्र यहाँ पर आ रहे हैं, 46 गुणसूत्र यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा सेट यहाँ पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। यदि सेट ये आपस में मिलेगा तो क्या होगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, 23 जोड़ी यहाँ पर, 23 जोड़ी यहाँ पर, 2n यहाँ पर, या आप कह सकते हैं 2n यहाँ पर। तो 2n मिलकर क्या बन गया, 2n प्लस 2n तो 4n बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राप्लॉडी कहते हैं, और 92 गुणसूत्र यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है, आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसे किस तरह से समझना है आपको, मैंने आपको बता दिया कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र का सेट बढ़ जाता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र का सेट बढ़ना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। और इसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र अलग अलग नहीं हो पाते हैं और गुणसूत्र पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं एन्यूप्लॉइडी यानी असगुणित क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा था, और एनीप्लॉइडी मतलब एनी का मतलब एक, ठीक है, तो इसमें एक बढ़ना या एक गुणसूत्र कम होना क्या कहलाता है, एनीप्लॉइडी कहलाता है। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। इसमें या एक गुणसूत्र बढ़ेगा या एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, एनीप्लॉइडी कहलाएगा। 4 भागों में बांटा गया है, तो एक एक भाग को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए पहला है मोनोजोमिक। मोनोजोमिक में क्या है कि एक गुणसूत्र का कम हो जाना मोनोजोमिक कहलाता है। एग्जाम्पल में है, बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम मोनोजोमिक कहते हैं, क्योंकि मोनोजोमिक में क्या होता है कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है। इसीलिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम है, और यहाँ पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, इससे यदि कोई ग्रसित व्यक्त होता है। तो यहाँ पर दूसरा है नूलोजोमिक। नूलोजोमिक में 2 गुणसूत्र का कम हो जाना नूलोजोमिक कहलाता है। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि 2n का मतलब होता है 46, मैंने आपको बता दिया है। मानव में 2n होता है, द्विगुणित होते हैं। तो यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, और 2n में से यदि 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 44, यानी 46 में से यदि 2 घटाएंगे तो 44 हो जाएंगे। तो नूलोजोमिक में 2 गुणसूत्र कम हो जाते हैं, तो उसे हम नूलोजोमिक कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी थोड़ी सी बातें आप समझ सकते हैं। तो ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, एक गुणसूत्र यदि बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये नॉर्मल मनुष्य में होता है, और यहाँ पर 3 हो जाते हैं। ट्राइसोमी आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था, इससे यदि कोई ग्रसित व्यक्त होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ट्राइसोमी हो जाता है, 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, 21 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2n यानी 46 प्लस 1 बढ़ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में होता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र का बढ़ना ट्राइसोमी कहलाता है। बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, 47 गुणसूत्र हो रहे हैं। ओके, तो देखिए अगला हमारा है टेट्राजोमिक। टेट्राजोमिक में क्या हो रहा है कि 2 गुणसूत्र का एक साथ बढ़ जाना। 2 गुणसूत्र, यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2 गुणसूत्र का एक साथ बढ़ जाना क्या कहलाता है, टेट्राजोमिक कहलाता है। टेट्राजोमिक में आपको कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, आपको समझ लेना है कि नॉर्मल मनुष्य में यहाँ पर 2 होते थे, और टेट्राजोमिक में क्या हो गया, पूरा का पूरा 2 गुणसूत्र बढ़ गए हैं, 4 गुणसूत्र हो गए हैं। यहाँ पर 4 2 बढ़ जाते, यहाँ 2 गुणसूत्र का बढ़ना क्या कहलाता है, टेट्राजोमिक कहलाता है। तो नॉर्मल मनुष्य में 2 थे,
और 2 बढ़ गए, ठीक है, 2 बढ़ गए तो क्या कहलाते हैं, 4 हो गए यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेट्राजोमिक कहते हैं। यहाँ पर 4 गुणसूत्र हो गए तो इसीलिए टेट्राजोमिक। तो यहाँ पर ये 2 बढ़ जाएंगे तो 46 + 2 48 हो जाते हैं गुणसूत्र। तो टेट्राजोमिक मतलब 2 गुणसूत्र का बढ़ना क्या कहलाता है, टेट्राजोमिक कहलाता है। यहाँ पर 3 बढ़ गए तो ट्राइसोमी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। न्यूरोजोमिक में 2 कम हो जाते हैं तो 44 हो जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। मोनोजोमिक में 1 गुणसूत्र कम हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम वाला रोग आ जाता है, तो 45 इसमें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो आप एनीप्लाइडी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि असगुणित, एनीप्लाइडी का मतलब क्या होता है, असगुणित, इसमें 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है या कम हो जाता है। एनी का मतलब क्या होता है, 1 गुणसूत्र बढ़ना या कम हो जाना, एनीप्लाइडी को कहलाता है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं जीन म्यूटेशन क्या होता है। जीन म्यूटेशन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसे हम वाचन प्रधार कहते हैं, हिंदी में वाचन प्रधार कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, यानी बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बिंदु परिवर्तन हो जाता है। जैसा आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा होगा, उसमें क्या होता था कि GAG की जगह क्या आ जाता था, GUG आ जाता था, GAG की जगह क्या आ जाता था, GUG आ जाता था। यदि आप हमारे वीडियोज को देखते हुए आ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया वाली यदि आपने वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर क्या था कि हमने U की जगह T लिख दिया था, GAG की जगह क्या लिख दिया था, GTG लिख दिया था। तो क्यों लिख दिया था वो आप देख लीजिए। वो हमने इसलिए लिख दिया था कि यहाँ आप देख रहे हैं कि mRNA में सीक्वेंस बदल रहा है, यानी RNA की श्रृंखला में सीक्वेंस बदल रहा है, GAG की जगह GUG आ रहा है। RNA में क्या होता है कि T की जगह थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता था, इसीलिए यहाँ पर यूरेसिल लिखा हुआ है। और हमने आपको क्या बताया था कि GTG हमने DNA के सीक्वेंस में बदला था, यानी DNA से तो RNA बनेगा, यदि हम DNA को चेंज कर देंगे तो RNA भी चेंज हो जाएगा। तो आप DNA वाला भी लिख सकते हैं और RNA वाला भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने GAG को मैंने क्या कर दिया था, GTG में कन्वर्ट कर दिया था। GT का क्या मतलब होता है, यहाँ पर थाइमीन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं थाइमीन। तो इसे हम थाइमीन कहते हैं। हमने क्या किया था कि DNA के सीक्वेंस के क्रम को बदला था, DNA के क्रम को बदला था, ठीक है। ये DNA का क्रम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने DNA के क्रम को बदला था। और आप क्या कर रहे हैं, जो NCERT ने दिया, NCERT ने क्या दिया है, mRNA का क्रम दिया है, ठीक है, ये mRNA का क्रम दिया है। GAG की जगह क्या कर दिया है, GUG कर दिया था है, ठीक है। तो थाइमीन की जगह क्या आ जाता था, DNA में थाइमीन होता है, यदि RNA में कन्वर्ट किया जाएगा तो यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेसिल दिया गया है और हमने जो बताया आपको थाइमीन बताया है, ठीक है। तो आपको किस तरह से एग्जाम में टिक लगाना है, ये भी सही है और ये भी सही है, ओके। हमारा कहने का मतलब है ये भी सही है और ये भी सही है। DNA का ये मैंने क्रम लिखा है और NCERT ने दिया है mRNA का क्रम, ये mRNA कोडांस का क्रम है और DNA के कोडांस का ये क्रम है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का कोडान है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का कोडान है, तो आप कौन सा टिक लगा के आएंगे, देख सकते हैं GAG, GCA, GUG और AGA। तो यहाँ पर आपका GUG सही हो जाएगा, ठीक है। यदि GTG नहीं है तो आप यहाँ पर GUG टिक लगा के आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए दूसरा यहाँ पर है सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का कोडान कौन सा है। यदि पूछा जाए सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का कोडान कौन सा है, तो यहाँ पर GUG नहीं लिखा हुआ है। अब आप कौन सा टिक करके आएंगे बताइए, अब आप कौन सा टिक करके आएंगे, तो जो मैंने आपको बताया है वो आप टिक करके आएंगे GTG, ठीक है। तो यहाँ पर RNA के हिसाब से लिखा गया है, यहाँ पर DNA के हिसाब से लिखा गया है। पहले आप बताइए कि DNA पहले आएगा या RNA पहले आएगा। देखिए जो DNA है वो पहले आएगा और RNA इससे बन जाएगा, ठीक है। यदि हम पहले इसी से इसमें ही चेंजेस कर देंगे, DNA में ही चेंजेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि RNA भी वैसा ही बदलेगा। जैसा DNA का कोडांस होगा वैसा ही तो RNA बनेगा, जैसा DNA होगा और वैसा ही RNA बनेगा। यदि DNA में ही न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिए जाएंगे तो RNA में भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएंगे, यानी कोडांस बदल जाएंगे, ओके। तो सिंपल सी बात है, GUG भी सही है और GTG भी सही है। यदि आपने हमारे वीडियोज़ को देखा है तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। जीन म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन, यानी DNA के न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा यानी बिंदु परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम दराती कोशिका अरक्ता कहते हैं, और G की जगह GUG हो जाता है, ओके। ये mRNA के हिसाब से, यदि DNA के हिसाब से पूछा जाए तो GTG। और अगला यहाँ पर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखते हैं।
तो चलिए अब हम देखने वाले हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। इसमें क्या होता है, यदि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, यदि उस क्रम में एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाए या एक हटाया जाए, ठीक है, या एक जोड़ा जाए या हटाया जाए, तो आगे के जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है वो बदल जाती है, परिवर्तन आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। एग्जाम्पल में है थैलासीमिया। थैलासीमिया के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, आगे वीडियो जाएंगे उसमें हम आपको थैलासीमिया के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए आप तैयार रखें कि थैलासीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाएं या हटाए जाएं, तो आगे के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, आगे के जो न्यूक्लियोटाइड की जो क्रम है वो बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिलीशन, दूसरा है इंसर्जन जिसे हम निवेशन कहते हैं, और पहला है विलोपन। विलोपन और निवेशन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए पहला है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में हम समझेंगे। देखिए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने mRNA का सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है। आप डीएनए का भी क्रम लिख सकते हैं, लेकिन यू की जगह टी लिख देना बस हो जाएगा, डीएनए का क्रम। और ये किसका है, आरएनए का क्रम है, ठीक है। तो आरएनए का जो क्रम होता है, जो नॉर्मल क्रम होता है वो इस तरह से होता है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन एडेनिन, साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन, ठीक है। तो ये सिंपल है क्रम, ठीक है, नॉर्मल क्रम है, नॉर्मल उसमें होता है। ये इसमें क्या हो जाता है, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना। ये जी जो न्यूक्लियोटाइड है इसे हम गायब कर रहे हैं, यानी इसे हम डिलीट कर रहे हैं जी वाले को। या जी वाले को हम डिलीट कर देते हैं तो आगे की जो न्यूक्लियोटाइड की जो क्रम है वो बदल जाती है। जैसा कि भी मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बताया कि आगे के क्रम बदल जाते हैं, आगे के जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए किस तरह से बदलते हैं। यदि हम जी को यदि गायब कर देंगे तो किस तरह से बदलेगा। देखिए ए आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो जी की जगह जी तो गायब हो चुका है तो यू पहले आएगा, जी बाद में आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो बस तो इसका क्रम बदलना चालू हो गया है। जी यहाँ पर, ए यहाँ पर और सी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए सी बच जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया है, आगे के पूरे न्यूक्लियोटाइड के क्रम में परिवर्तन आ जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस फ्रेम में एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे हैं या इस फ्रेम से एक न्यूक्लियोटाइड को हटा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड की आगे की क्रम जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान में रख सकते हैं कि डिलीशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड को यदि हम डिलीट कर देंगे तो वो डिलीशन कहलाता है, और आगे की पूरी श्रृंखला, पूरी चेन बदल जाती है, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है, यानी निवेशन क्या होता है। निवेशन का क्या मतलब होता है कि यदि हम एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ें, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ें, निवेशन कहलाता है, इंटरेक्शन कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया डिलीशन, यानी एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया जाए। यदि डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया जाए तो उसे हम डिलीशन कहते हैं। और इंसर्जन क्या होता है, निवेशन क्या होता है, यदि डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को निवेश करें यानी जोड़ें, तो आगे की पूरी चैन, पूरी की पूरी श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइड का पूरा क्रम बदल जाता है। तो इसे हम निवेशन कहते हैं। देखिए किस तरह से एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को निवेश किया जाए तो आगे की पूरी श्रृंखला, पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड का क्रम वो बदल जाता है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर क्या है, एमआरएनए का हमने पूरा का पूरा यहाँ पर चेन लिया है। ये नॉर्मल मनुष्य में होता है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन, एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन, ठीक है। तो ये नॉर्मल मनुष्य में होता है। यहाँ पर अब हम एक न्यूक्लियोटाइड को इन्वर्जन कर रहे हैं, यानी निवेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एक या एक से अधिक हम जोड़ सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक ही लिया है एडेनिन। तो एडेनिन इस फ्रेम में क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो ए को यहाँ पर यदि हम शिफ्ट करेंगे, जी और यू के बीच में शिफ्ट करेंगे तो किस तरह से आगे की जो श्रृंखला है वो बदलती है। देखिए ए यू जी, जी और ए यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है, और फिर बाद में यू आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, और ए यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर यदि हम एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को निवेशन कर रहे हैं, इंसर्जन कर रहे हैं, तो आगे की पूरी श्रृंखला, पूरी की पूरी चेन, पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड का क्रम बदल जाता है, ठीक है। तो इससे म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिलीशन भी मैंने आपको समझा दिया है कि विलोपन, डिलीशन का मतलब डिलीट करना, विलोप करना।
तो क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। और ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को जोड़े जाएं या हटाए जाएं तो आगे की जो न्यूक्लियोटाइड की जो क्रम है उसमें चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। एग्जाम्पल थैलासीमिया है, थैलासीमिया को आगे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जीन म्यूटेशन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा था, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हमने आपको बता दिया है और पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन भी 2 भागों में बटा है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट म्यूटेशन को हम हिंदी में बिंदु परिवर्तन कहते हैं। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रांसवर्जन यानी अनुप्रस्थन, दूसरा है ट्रांजिशन यानी इसे हम क्या कहते हैं, समान परिवर्तन, बिल्कुल समान परिवर्तन होगा। इसे हम हिंदी में संक्रांति भी कह सकते हैं और समान परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन को देखेंगे। ट्रांजिशन क्या होता है, इसमें प्यूरिन से प्यूरिन प्रतिस्थापित होता है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन प्रतिस्थापित होता है और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन प्रतिस्थापित होता है। देखिए, डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो पहले देख लेते हैं। देखिए, जो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन में बटे हुए होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आएगा और पिरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन आएगा। तो क्या होता है, जो ट्रांजिशन है यानी समान परिवर्तन है, इसमें क्या होता है कि प्यूरिन से प्यूरिन प्रतिस्थापित हो जाता है यानी एडेनिन से ग्वानिन प्रतिस्थापित हो जाता है। प्यूरिन से प्यूरिन लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्यूरिन से प्यूरिन प्रतिस्थापित हो रहा है यानी एडेनिन से ग्वानिन प्रतिस्थापित हो रहा है। और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो रहा है। यहाँ पर ये पिरिमिडीन है साइटोसिन थाइमिन, तो साइटोसिन थाइमिन को प्रतिस्थापित कर रहा है। और यहाँ पर ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्जन में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन को प्रतिस्थापित कर रहा है और जो पिरिमिडीन है वो प्यूरिन को प्रतिस्थापित कर रहा है। देखिए, एडेनिन क्या है, एडेनिन प्यूरिन है और सी क्या है, ये साइटोसिन है। ठीक है, तो जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन को प्रतिस्थापित कर रहा है और टी क्या है, पिरिमिडीन है और जी क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, तो जो पिरिमिडीन है वो प्यूरिन को प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, इसमें ठीक उल्टा हो रहा है इसका, ट्रांजिशन का और ट्रांसवर्जन में ठीक उल्टा हो रहा है। इसमें प्यूरिन प्यूरिन को प्रतिस्थापित करता है और पिरिमिडीन पिरिमिडीन को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो एडेनिन ग्वानिन प्रतिस्थापित करता है, साइटोसिन को थाइमिन प्रतिस्थापित करता है। ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट म्यूटेशन में यहाँ पर 2 ही भाग हैं, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। ओके, तो सिंपल सी बातें आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप म्यूटेशन अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि म्यूटेशन को अच्छी तरह समझ गए हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और वीडियोज आपके लिए फटाफट से अपलोड कर सकें। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।